सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला साउंड को लेकर कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक अभी भी म्यूट है मेरा साउंड। चलिए मैं एक बार फिर से दोबारा साउंड को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद दोबारा संपर्क करते हैं। एंड कर भाई। चलिए शायद आवाज़ आ भी गई आई थिंक। अगर आवाज़ आ गई है या सुन पा रहे हैं तो सवाल जवाब का सिलसिला इसलिए शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है मलिक साहब नहीं सेवक श्रवण कुमार साहब का। सर ये रैली क्यों आई है टाटा इन्वेस्टमेंट में? तो श्रवण सर ये बेसिकली टाटा इन्वेस्टमेंट इज़ एनबीएफसी आर्म ऑफ टाटा ग्रुप। तो इनके पास होल्डिंग वैल्यू है 6 लिस्टेड कंपनियों में और बाकी करीब 79 नॉन लिस्टेड कंपनियों में टाटा ग्रुप की, जहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास और कंपनी की मार्केट कैप है 22,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो जो कंपनी की बुक वैल्यू है वही है करीब 4600 रुपये के आसपास और स्टॉक चल रहा है 4500-4400 रुपये की रेंज में। सो बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक है, तो एक अच्छी वैल्यू तो है ही। और जिनमें इनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें ट्रेंड जैसी कंपनियां जो कि ऑलरेडी बहुत एग्जॉर्बिटेंट चली हैं, प्लस और जो नई कंपनी आ रही है टाटा ग्रुप की, इसमें भी उनकी होल्डिंग है। सो होल्डिंग वैल्यू बढ़ने की वजह से कंपनी फॉलो अप कर रही है। इक्विटी भी छोटी है, तो अगर आपके पास है तो आप बने रहो वन, और आप टाइम दे सकते हो तो अच्छी कंपनी है। अदरवाइज भी इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ ग्रुप है, सो आप आराम से बने रहो। होल्डिंग कंपनी के तौर पर मत देखना इसे, ये एनबीएफसी कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी वाला फंडा यहाँ नहीं चलेगा, ये एनबीएफसी वाला फंडा यहाँ पे चलेगा। उस हिसाब से आप इसे देखिएगा। एसबीआई की कार्ड एंटिटी लिस्टेड है, फिर भी एसबीआई खुद क्यों गिरा? क्योंकि एसबीआई कार्ड ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ है, साल के लो पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है और नंबर्स मतलब इस आईपीओ के बाद से लेके आज तक ये वापस खिंच नहीं पाया। तो अगर एसबीआई कार्ड में प्रेशर आएगा तो एसबीआई में कंसोलिडेट नंबर भी एसबीआई में आएंगे ना उसके, तो उसका भी नंबर आएगा, क्योंकि एसबीआई कार्ड ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा है सारी तरह की चीज़ें, बुरा दौर देख रहा है, तो एसबीआई बचा उसमें, उसको डिस्काउंट कर लिया आज मार्केट ने। सो इस तरह के एक एंटिसिपेशन पहले मार्केट में लग रहा था कि एसबीआई में ज़्यादा प्रेशर आएगा एसबीआई कार्ड के कंपैरिजन में, और वही देखने को भी मिला इस कवर के बीच में। एडिंग ईएमएस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म। तो अग्रवाल साहब ईएमएस जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने पहली बार जिक्र किया था इसका तब 290 से 320 के बीच में कहीं होता था। तो एक ही चीज़ मैंने इसमें बोली थी कि इसमें वैल्यू बहुत है, डबल डिजिट लोअर डबल डिजिट मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, और प्लस बुक वैल्यू नहीं सॉरी ऑर्डर बुक और सेल्स के सामने 1900 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी और करीब 1700 करोड़ रुपए की सेल्स थी, 1700 करोड़ की मार्केट कैप थी। अब वो मार्केट कैप बढ़ के 2000 करोड़ प्लस हो गई है, कि चला इतना एग्जॉर्बिटेंटली है। तो चलने के बाद मार्केट कैप और सेल्स में एडजस्टमेंट तो हुआ है, तो एपेटाइट आपका जो गेन की पॉसिबिलिटीज थी और जो रिस्क था, रिस्क रिवॉर्ड था, उसमें रिवॉर्ड ज़्यादा था, रिस्क कम था। अब रिस्क थोड़ा बढ़ गया है रिवॉर्ड के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी क्योंकि वैल्यू है अभी भी इसमें बहुत, और बहुत चला है नहीं, 100-150 रुपये चल गया, यानी कि 30% के गेन आए खाली लोअर लेवल से। सो मीडियम टर्म तो हाँ देख सकते हो, लॉन्ग टर्म अभी कुछ नहीं करते जब तक नंबर ना आए। ये क्वार्टर के नंबर थे, सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस भी अच्छी दी उन्होंने, लेट्स सी क्या बोलते हैं उसके बाद, लेकिन मीडियम टर्म के लिए हाँ अपने अभी भी देख सकते हो। बालकृष्ण इंडस्ट्री बजाज फाइनेंस पर व्यू। तो धवन साहब आज सुबह मैंने आशीष जी मिले थे तो शो में, तो उनसे मैंने पूछा था, ये दोनों ही शेयरों में पूछा था, तो बजाज फाइनेंस के केस में तो 7,000 रुपये इसका 200 डीएम है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो लेना चाह रहे हैं उन्होंने 6880 का एक स्टॉप लॉस देके, 6850 का एक स्टॉप लॉस देके लॉन्ग जाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि बालकृष्ण में 2400 रुपये तक का शायद एक डाउन साइड और खुल सकता है, तो 2400 रुपये के आसपास कहीं आए तो फिर भी सेफर साइड टू गो है। लेकिन फिर भी इन दोनों में अगर आप पूछोगे तो ज़्यादा बेटर पोजीशन फिलहाल बजाज फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, नीचे मिले तो 6880, 6850 या 6800 का ही स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग जा सकते हो उसमें। ओके, इंडस टावर। तो गुप्ता जी देखिए, इंडस टावर इज़ बेसिकली होल्डिंग जो है दोनों भारती एंड वोडाफोन, ये दोनों कंपनियां होल्ड करती हैं अपनी एक बड़ी पोजीशन इंडस टावर में। टावर आर्म है इन दोनों को, जिनके टेनेंट हैं ये सब। तो बेसिकली ये लोग टेनेंसी पे काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेनेंट रेंट जहाँ से आएगा, तो इनका एक टेनेंट तो हमेशा इन ट्रबल है, वो है वोडाफोन, और भारती इनको मेजरली सपोर्ट करता है। लेकिन कैश ये है कि इसकी जो रेंज है स्टॉक प्राइस की, वो 160 रुपये से 190 रुपये की रेंज में घूमता रहता है।
तो आमतौर पे तो अगर आप इस रेंज के लोअर एंड पे पकड़ के अपर एंड पे बेच दो तो ज़्यादा बेटर रहता है इसमें आमतौर पे, इसी रेंज को ही प्ले करते आ रहे हैं लिस्ट। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो एक और इसके साथ थ्रेट है कि पावर ग्रिड, जिसको आप पावर ट्रांसमिशन के नाम से जानते हो, वो लोग बेसिकली अभी भी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उनकी स्पेक्ट्रम को लेके, लेकिन अब वो लोग अपने ट्रायल चला रहे हैं कि उनके टावर पे लोग फर्दर नेटवर्किंग देंगे जो टेलीकॉम कंपनियों के लिए होगा। तो इसको अभी इन्होंने, जो मोबाइल कांग्रेस हुई थी उसमें इन्होंने अपने उसको अनवील भी किया था इस पूरी टेक्नोलॉजी को। सो ये है तो रिस्क इंडस टावर के लिए, तो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में थ्रेट बन सकता है ये चीज़ इनके लिए। नियर टर्म में आप जितना स्मार्टली इसकी रेंज को प्ले कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। नीचे 160, 140, 150 की रेंज में कहीं पकड़ो, ऊपर 190, 200 की रेंज में बेच दो, वही एक सही तरीका है इसको खेलने का। बाकी स्टॉप लॉसेस में ज़्यादा रखना, रिस्क लोअर लेवल पे बहुत मिनिमम होता है, हाई लेवल पे ज़्यादा होता है। सो अकॉर्डिंगली आप रणनीति बनाना अपनी। ओके, कुछ सवाल ज़रा यूट्यूब के भी देख लूँ जो मेरे पास आए हैं। हाँ, ओके, एवेलॉन टेक्नोलॉजी, जैन साहब ये नया वाला आईपीओ है मेरे ख्याल से, तो इस पर तो मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट मैंने खुद ही अपने मतलब डेटा में देख रहा था, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में अब तक करीब 48 आईपीओ आए हैं, उसमें से 54% आईपीओ जो हैं वो अपने इशू प्राइस के नीचे या करीब तक गए हैं। 2022 में 66 आईपीओ हैं जिनके 90% आईपीओ अपने इशू प्राइस से नीचे या उससे करीब तक गए हैं, और 2021 में भी करीब 60 आईपीओ आए हैं, नहीं 38 आईपीओ आए हैं जो कि अपने इशू प्राइस से, उसमें से 82% आईपीओ अपने इशू प्राइस के नीचे या उससे करीब तक गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर आईपीओ का हर दूसरा आईपीओ या हर आईपीओ आपको मौका देता है एक ना एक बार इशू प्राइस से करीब या नीचे तक जाने का, कुछ ही को छोड़कर, और 5 आईपीओ नए खुलने जा रहे हैं, तो आप खुद ही समझ लो अपने हिसाब से। और रही बात एवलॉन टेक में भी तो कुछ इसी तरह की मेरी मंशा है कि जब तक ये अपने एक टाइम सेटल ना कर ले इशू प्राइस, EMIL नीचे गया वापस घूम के ऊपर आया, EMS भी नीचे गया वापस घूम के ऊपर आया, सो सब मौके देते हैं। इवन मिसेस बेक्टर तक नीचे गया था इशू प्राइस के, वहाँ से घूम के आया। सो जब मौके मिले नीचे तो उसका इस्तेमाल करिए अगर अच्छी कंपनी है तो, और अदरवाइज अगर नहीं है तो आप अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। गुड ईयर के केस में सुबोध जी, पहले तो उसकी यील्ड बहुत अच्छी होती थी, पिछले शायद क्वार्टर से यील्ड थोड़ी टूटी है पिछले साल से, लेकिन अगेन इट्स अ गुड मल्टीनेशनल। तो आप अगर आपके पास आप टायर स्पेस में एंटर करना चाह रहे हो और बालकृष्ण के अलावा कोई कंपनी या C8 बालकृष्ण के अलावा मतलब MRF, C8 बालकृष्ण एंड दिस गुड ईयर, आप चाहो तो इन चारों में से किसी एक में भी पोजीशन ले सकते हो, ऐसा कोई खराबी नहीं है। बट वो एक तरफा तेजी आई थी JK टायर के नंबर के बाद, तो थोड़ा सा कूल ऑफ भी होगा, तो इसलिए कूल ऑफ हो रहे हैं ये बालकृष्ण और JK, आज बहुत कूल ऑफ हुआ है इसीलिए। सो गुड ईयर या ऐसी कोई भी कंपनी आपके पास है तो आप बने रहो, और MNC जाइंट है तो मल्टीनेशनल तो महंगा रहता ही है, लेकिन ये बहुत सबसे सस्ती टायर कंपनी है। आई थिंक JK और ये दोनों सबसे सस्ती टायर कंपनी है। बाकी MRF भी है लेकिन वो वैल्यू वाइज सस्ता है, भाव वाइज महंगा है, सो इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन हाँ, ये बेटर साइड पे दिख रहा है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो उसमें। शुड वी अप्लाई टू ऑल द न्यू अपकमिंग IPOs? सिंह साहब, मुझे आपके पैसे का पेटाइट नहीं पता कि आप सब में अप्लाई कर सकते हो या नहीं, लेकिन सो फार टाटा टेक इज़ अ गुड टू गो, लेकिन वो मिलना नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी डिमांड उसकी वैसी आएगी कि आपको अलॉट होंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी आप अपना लक एक बार ट्राई कर सकते हो वहाँ पर। आयरेडा मुझे लगता है कि ये थोड़ा और नीचे मिलना चाहिए, NHPC की तरह ना रहे, एक लंबे समय तक नीचे रहे, उसके बाद फिर देखो आगे क्या होता है। 2 IPO बड़ा है और एक OFS भी है, 6,500-7 हज़ार करोड़ रुपए का IPO, हालांकि सब्सक्राइब किराया सब पे है, फ्लेयर पे, आयरेडा पे, इस पे, टाटा टेक पे तो है ही, सबका अच्छा नोट है। सो अभी तक तो सबके नोट अच्छे ही आ रहे हैं। लेट्स सी आप कहाँ लिस्टिंग गेन लेना चाह रहे हो, लिस्टिंग गेन लेना चाह रहे हो तो नीचे मिल ही जाएंगे IPO, नहीं मिलते हैं तो टाटा टेक इज़ द वन जिसको आप देख सकते हो। अदरवाइज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी थी हाल में, वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। टाटा टेक का IPO 32 के मल्टीपल पर आ रहा है प्रिवेलिंग, और टाटा एलेक्सी जो है वो 65 के मल्टीपल पर है। मिड कैप की दोनों कंपेरेबल कंपनियां, क्योंकि टाटा टेक जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर सिनेरियो में काम करता है कंपेरेटिवली टाटा एलेक्सी के। वो एक छोटे पार्ट में काम करता है और टाटा टेक बड़े हिस्से में काम करता है, वो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों का कंपैरिजन देखोगे तो टाटा टेक सस्ता है, लेकिन अगर टाटा ग्रुप की कोई IT कंपनी ढूंढ रहे हो तो 28 के मल्टीपल TCS भी है, तो वो और सस्ता है। सो डिपेंड आप क्या लेना चाह रहे हो, और वो इंटीग्रेटेड ऑल IT कंपनी है। लेकिन
हाँ, नए आईपीओ में आप ढूंढ रहे हो तो टाटा टेक में बुराई नहीं है लेने में, आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो। बट अगेन ये आईपीओ कितना मिलता है उस पर डिपेंड करता है। व्हाट अबाउट टाटा केमिकल एंड टालब्रॉस ऑटो? टालब्रॉस में सर आज एक ऑर्डर आया और ऑर्डर के दम पे चल गया शेख साहब, तो 20% सर्किट लग गया था, कुछ कह ही नहीं सकते उसके बाद। है आपके पास तो बने रहो, तेज़ी का मजा लो। और टाटा केमिकल हाँ एक अच्छी वैल्यू है, नीचे मिल रहा है, आराम से आप ऐड कर सकते हो। खराबी कंपनी में नहीं है, सब में उसका सेक्टर उसके अगेंस्ट में है। सो जैसी फेवर में आएगा वापस चलना शुरू हो जाएगा। सो अगर आपके पास नहीं है या आपके पास है तो आप ऐड कर लो, और नहीं है तो आप मतलब अवॉइड करना चाहो कर सकते हो। है आपके पास तो पड़े रहने दो, आप लेना की इच्छा रखते हो तो यहाँ ले भी सकते हो। और बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। और साथ साथ समय थोड़ा लग सकता है क्योंकि सेक्टर इनके फेवर में भी नहीं, सेक्टर को फेवर में आना होगा। कैन वी एड स्टार हेल्थ एट CMP? डॉली जी क्रिटिकल है सवाल, क्योंकि इशू प्राइस से इतना नीचे है, चला है नहीं बहुत समय से। ये आदित्य बिरला, AMC, SBI कार्ड, ये कुछ ऐसे नाम है फिनेंशियल्स के जब तक चले नहीं IPO से आने के बाद भी स्टिल मतलब मुझे इससे अच्छे ऑप्शन इंश्योरेंस में दिख रहे हैं। तो आप अगर लेना चाहते हो ICICI प्रूडेंशियल ले लो, HDFC लाइफ ले लो, नीचे कहीं मिल जाए, ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ दिस। इवन LIC आई फाइंड बेटर। लेकिन ठीक है, आपके पास है अगर तो आप बने रहो, क्योंकि अब तो ऑलरेडी बहुत पिटाई देख ही चुके हो उसमें। लेकिन बहुत समय से एक रेंज के अंदर ही काम काज कर रहा है। दो कंपनी अच्छी है, कंपनी में मतलब मैं जो हमारे यहाँ इंश्योरेंस कवर करता है यश, उससे मैंने कई बार बात किया, उसने कई बार इसको मेंशन किया है कि कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन वो OFS वाला मामला था, तो कितना प्रमोटर ऑफलोड करके निकल गए, कितना बचा, कितना पैसा कंपनी में पहुंचा, ये सब चीज़ें बहुत इशू थे इसके साथ। इसलिए बहुत समय से एक रेंज में ही काम काज कर रहा है। बट अगेन है आपके पास तो आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन नए से अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं, इसी में नहीं अलग अलग सेक्टर में, आप उनको तलाश लो। सर 530 रुपये अपोलो माइक्रो में हमने लिए हुए हैं, क्या करें? ज़्यादातर सारे IPO आ रहे हैं, अपोलो माइक्रो IPO, स्टार हेल्थ IPO, सेलो वर्ल्ड IPO, सारे IPO के लिए सर एक ही जवाब मेरा हमेशा रहा है कि पहले एक साल में आपको कभी कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं होगी। मैं क्यों ये नंबर बार बार दोहरा रहा हूँ कि 2021 में करीब 82% IPO इशू प्राइस से नीचे गए, 2022 में 90% IPO गए इशू प्राइस से नीचे, और 23 में भी करीब 53% IPO इशू प्राइस के नीचे का गोता लगा चुके हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मौका सबको मिलता है। सो इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको अगर लिस्टिंग गेन चाहिए तो लिस्टिंग गेन में निकल जाना चाहिए था, लिस्टिंग गेन नहीं मिला तो लॉस में निकलना चाहिए था फिर। और अगर मिल रहा है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो फिर लॉन्ग टर्म तो देखिए, नंबर को वेट करिए, चाहे वो सेलो वर्ल्ड हो, चाहे वो ये हाल की लिस्टिंग में अपोलो माइक्रो तो इनफैक्ट इसमें एडजस्टमेंट भी हुए हैं बोनस के और स्प्लिट के, आई थिंक, जिसकी वजह से इतना नीचे गया था ये। लेकिन अगेन ये भी एक उसी तरह की कंपनी की, इसमें नंबर्स को आपको मॉनिटर करना, नंबर के बाद ही कोई कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। अभी भी टू अर्ली टू से एनीथिंग वाली सिचुएशन है। अब जाके आपको नाइका और जोमेटो और जो इशू प्राइस से ऊपर जाके कुछ रिवॉर्ड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो अमंग ऑल IPOs जहाँ पर सस्ती वैल्यू मिले वहाँ पर आप पहला पैसा डालो, इंस्टेड ऑफ कोई भी आंख बंद करके IPO जो नीचे मिल रहा है उसको ले लिया, या पुराना IPO अच्छा लग रहा तो डाल दिया। ऐसा मत करिए प्लीज़। ओके, वापस चलते हैं फेसबुक के कुछ सवालों पर भी। सर SBI को करंट लेवल पर ऐड किया क्या? 500 के आसपास का वेट करें प्लीज़ गाइड। सेकेंडली आई 500 शेयर ऑफ टेक महिंद्रा एट द रेट ऑफ 11-20, शुड आई बुक प्रॉफिट और कंटिन्यू विद इट? तो अनिल जी मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा में भी और तेज़ी रहेगी। इतनी सी तेज़ी में टेक महिंद्रा में अभी तेज़ी आई नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीट एंड डाउन स्टॉक है IT में, और सबसे अच्छी वैल्यू भी थी, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टेक महिंद्रा एंड HCL टेक दोनों में अच्छी वैल्यू थी, तो रिएक्ट कर भी रहा है उसके अकॉर्डिंग। सो अगर IT यहाँ से और तेज़ी कैचअप करता है तो अभी भी अपमूव रहेगा टेक महिंद्रा में, तो उसको तो आप बने रहो। लेकिन हाँ, थोड़ा और गेन आ जाए तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के अपनी कैपिटल फ्री कर लेना। SBI केस में आप मतलब एक चंक ऑफ SBI बाय कर सकते हो, पूरा लॉट नहीं, लेकिन एक चंक ऑफ SBI आप यहाँ पर ज़रूर खरीद सकते हो। 630-35 जब तक वो पार नहीं होता तब तक उसमें और बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि उसका ऑल टाइम हाई है, तो उसको ऑल टाइम हाई को ब्रीच करना बहुत क्रूशियल है। जब तक वो नहीं ब्रीच करेगा, सप्लाई रहेंगी इसमें, वो नंबर के बाद बना वो ऑल टाइम हाई था, तो उससे अच्छे नंबर आएंगे तभी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। सो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ आप टेक महिंद्रा को आराम से होल्ड करो, कोई इशू नहीं वहाँ पे। मेरे पास कुछ टाटा मोटर पावर सिकल पेमेंट पेटीएम काफ़ी स्टॉक लो एवरेज पर बाय किए हुए हैं, वो रिटर्न 600-700% रिटर्न है क्या? मैं समझा नहीं। अगर आपके पास टाटा मोटर पड़े हैं तो पहली चीज़ तो आप टाटा टेक में अप्लाई कर दो, टाटा मोटर शेयर होल्डर कोटे से, आपको कुछ शायद अलॉट हो जाए वहाँ पे।
आपके पास पेटीएम पड़ा है तो पेटीएम अगर लोअर एवरेज पर है तो ऊपर लेवल पे अपनी कैपिटल फ्री कर लो, बाकी पैसे शेयरों के साथ बने रहो। लाइक वाइज सिकाल में भी अगर आपको कहीं लोअर लेवल से लिया हुआ और आपको पैसा बन रहा है तो अपना कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयर छोड़ दो। अदानी विल्मर पुनीत जी आज मतलब दो, वैसे तो ये शेयर आज नया लो काट रहा है तो बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं, इसमें बुरा ही बुरा हो रहा है। बट आज एक मतलब फ्यू इन्वेस्टर से मेरी बात हो रही थी, वो बोले कि इसमें सेलिंग आज डन हो गई है, और उन्होंने 2 बजे अराउंड ये बात बोली थी कि आज इसमें सेलिंग डन हो गई है, पूरी जितनी बिकवाली होनी थी हो चुकी है। वो सुना मैंने, और उसके बाद जब मैंने थोड़ी बात मैंने देखा स्टॉक को तो ऑलरेडी 7% 8% ऊपर था। तो मेरे हिसाब से तो आज का जो लो है उससे 1 रुपये नीचे का स्टॉप डाल के आप अगर लेना चाहो तो ले भी सकते हो, होल्ड करना चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो। बट अगेन ये रिस्की बेट है अब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिकवाली दिखा चुका है, तो मतलब वो वाला पार्ट तो रिस्की नहीं है। लेकिन नया एवरेज करना है तो नया एवरेज जल्दी ही निकल भी जाना, जैसी तेजी मिले उसके बाद। स्टॉप लॉस आज का लो जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उससे 1 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। पहले वाला स्टॉप तो किसी ने माना नहीं होगा, लेकिन फिर भी नया स्टॉप बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हो। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब शाम 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे ही सवाल आप पूछेंगे, तभी आपसे मैं बात कर पाऊंगा, वरना मुश्किल है। तो आप मेरे साथ जुड़िए कल या 5:30 बजे शाम को। नमस्कार।